सबसे बड़ी बात कि ऑपरेशन सिंदूर महिलाओं का कितना सम्मान, कहते यत्र नार्यास्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, कि अगर तुम कोई हरकत करोगे तो चाहे तुम पाताल में होंगे, चाहे कहीं अपने घर में घुसे होंगे, चाहे किसी दूसरे देश में घुसे होंगे, किसी बिल में घुसे होंगे, हम वहाँ जाकर जो है वो उसका बदला लेकर आएंगे। कि देशभक्ति की जहाँ बात आए तो सभी को इकट्ठा होना चाहिए। कहते हैं भरा नहीं जो भावों से बहती, जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वो पत्थर है, जिसमें देश के प्रति प्यार है। नमस्कार, आप देख रहे हैं उज्ज्वल हिमाचल, खबर भी और असर भी। मैं हूं आपके साथ सुदेश सहोत्रा। आज हमारे बीच में महिला जगत की ऐसी शख्सियत हमारे बीच में बैठी हैं। आज हम शख्सियत की कड़ी में आपको रूबरू करवाएंगे। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि एक ऐसी शख्सियत, नाम चंपा भारद्वाज जी, आपका उज्ज्वल हिमाचल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके बारे में थोड़ा सा जानना चाहूँगा कि थोड़ी सी आपके शिक्षा के बारे में, आपके जीवन के बारे में, कि आपने नौकरी भी की होगी, कहाँ तक की होगी, कैसे शिक्षा ग्रहण की है, ये सब बातें मैं आपसे ही जानना चाहूँगा। तो कृपया मुझे इसके बारे में अपनी जानकारी दें। सबसे पहले तो उज्ज्वल हिमाचल और उज्ज्वल हिमाचल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, और आपका उज्ज्वल हिमाचल टीम का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने मुझे आज अपने यहाँ कार्यालय में बुलाया। बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम जी, आप कहाँ की रहने वाली हैं और अपने बारे में थोड़ा सा हमें अपना परिचय दीजिए। मैं जी मूलतः ज्वालामुखी के साथ लगते एक गांव बस्ती कोहाला से बिलोंग करती हूँ, और मेरी प्रारंभिक शिक्षा जो है वो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल भड़ोली कोहाला में हुई है जी। और शुरू से ही, क्योंकि मेरे जो मायके वाले हैं शिक्षा के क्षेत्र से ही जुड़े हुए थे, तो वैसे ही उनके मार्गदर्शन में ही आगे बढ़ते हुए, शिक्षा विरासत में है, शिक्षा विरासत में है जी। तो उन्हीं के मार्गदर्शन से आगे डीएवी कॉलेज कांगड़ा से मैंने ग्रेजुएशन की, और उसके बाद रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन अजमेर 1982 में पूरे हिमाचल से उस समय केवल दो विद्यार्थियों का, जैसे इंग्लिश में, हिंदी में, कॉमर्स में और साइंस में चयन होता था, तो एनसीईआरटी के पूरे नॉर्थ इंडिया में 4 कॉलेजेस हैं, उनका चयन मेरा इंग्लिश भाषा में हुआ था। क्या बात तो रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन अजमेर से मैंने बीएड करी है। एमए करने के बाद क्या आप प्राइवेट जॉब में या सरकारी जॉब को चुना है? जैसे ही मैं एमफिल कर रही थी तो उसी समय, क्योंकि शिमला से मैंने किया है, तो वहीं पे मैंने डिस्ट्रिक्ट शिमला में ही अपना, यूनिवर्सिटी में ही अपना नाम जो है वो एनरोल करवा दिया जी। और सौभाग्य से अभी एमफिल कंप्लीट नहीं हुई थी कि मेरा चयन जो है वो अपना शिक्षा विभाग में टीजीटी के पद पर गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बॉयज़ रामपुर में हो गया। पहली अपॉइंटमेंट? हाँ जी, 1986 में मैं अपनी सरकारी सेवा में गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आई। शिक्षा का क्षेत्र एक व्यापार का क्षेत्र भी बन चुका है। बहुत से स्कूल्स में मैंने देखा है कि बच्चों को पढ़ाया जाता है, फिर उसके बाद शाम को ट्यूशन के लिए भी बुला लेते हैं, जबकि वो समय स्कूल का 6 घंटे तक रहता है और वो अपने घर में बुला लेते हैं ट्यूशन के लिए 1 घंटे में, 2 घंटे में। इसके बारे में क्या कहना चाहूँगा जी? इसके बारे में मेरा तो यही मानना है, और हमेशा मैं सार्वजनिक मंच से ये बात अपने विद्यालयों में भी करती रही हूँ, शिक्षकों के बीच में भी ये बात हमेशा उठाती रही हूँ, क्योंकि देखो, एक कालिदास जो हैं वो बहुत बड़े पोइट हुए संस्कृत साहित्य के,
तो उन्होंने एक मालविका अग्निमित्र नाम का नाटक लिखा है और उसमें साफ ये संदेश दिया है कि जो अध्यापक केवल वेतन पाने के लिए पढ़ाता है वो अध्यापक नहीं है, वो बाणिया है, वो व्यापारी है। और दूसरा मेरा तो ये मानना है कि मानव सेवा माधव सेवा, बच्चों को पढ़ाना ये बहुत बड़ी सेवा है, ये भगवान की सेवा है। उनका चरित्र और उसके बदले हमें दाम भी मिले हैं, ठीक है, दाम भी मिल रहे हैं, सेवा भी, पुण्य भी मिल रहा है। बावजूद इसके यदि कोई अध्यापक इस पेशे को इस तरह के व्यापार से जोड़ता है, पैसा कमाना उसका उद्देश्य हो जाता है, तो मैं कहती हूँ सही मायने में वो शिक्षक नहीं है, उसके साथ कोई दुर्घटना हो गई है, वो इस पेशे के लायक नहीं था। मैं एक और बात कहना चाहूँगा, जैसे कि आजकल बहुत से प्राइवेट स्कूल हैं, काम तो है शिक्षा देना, लेकिन स्कूल के माध्यम से ही बच्चों को महंगी महंगी किताबें देना, बच्चों को किताबों के साथ साथ वर्दी भी देना, ये ऐसे कुछ चीज़ें हैं जो बहुत आकृति हैं पेरेंट्स को, क्योंकि बाज़ार में वो सस्ती मिल सकती हैं, लेकिन जब स्कूल में मिलती हैं तो वो महंगी मिलती हैं, सेट देते हैं पूरा। इस प्रकार से जो ये व्यापार का दौर चला है शिक्षा के क्षेत्र में, फिर खास करके इंग्लिश स्कूल में इतनी ज़्यादा, जो कि बच्चे देखो आजकल छोटे छोटे बच्चे जो 3 साल के हैं, पहले उनको लेंगे प्री नर्सरी में, फिर उनको लेंगे नर्सरी में, फिर LKG में, फिर UKG में, फिर उसके बाद फर्स्ट में। तब तक माँ बाप उस बच्चे पर कम से कम 2-3 लाख रुपए खर्च कर चुके होते हैं। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये आपका बहुत ही बढ़िया प्रश्न है जी, कि किस तरह से एक तरफ तो सरकारी स्कूल हैं, हाँ, जहाँ किस तरह से एक छनकर आदमी आता है, टैक्स पास करता है, कमीशंस के थ्रू आते हैं, वेल एजुकेटेड स्टाफ है, और दूसरी तरफ कोई इतने पढ़े लिखे वो टीचर्स उन्होंने नहीं रखे होते, लेकिन एक प्रदर्शन मात्र कि उनकी ड्रेसेस और बाकी चीज़, जैसे आप बोल रहे हैं कि हर तरह से शो ऑफ बिजनेस जो है जी, और बच्चों से किस तरह से पैसे बटोरने, शॉप से एक तरह से वो बना रखी वो शिक्षा के केंद्र है। नो डाउट कुछ स्कूल जो हैं बड़ा बेहतरीन काम इसमें करते जी, जी, सभी स्कूल्स को हम इस एक ही पैमाने पे नहीं रख सकते, कुछ प्राइवेट संस्थाएं भी बहुत अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन कुछ एक स्कूल्स को देख के जैसे आपने ये प्रश्न उठाया है, और बीइंग हेड जहाँ पर मैं रही हूँ, मैं आप इसकी पुष्टि कर सकते हैं, छानबीन कर सकते हैं कि मैंने जाते वहाँ इंग्लिश मीडियम एक तो 6ठी से 8वीं तक शुरू करवा दी, और वहाँ एक कॉलेज था, और कॉलेज के प्राध्यापक भी इस बात को कहते थे कि मैडम आपने चेंज कर दी। मैंने उनको ड्रेसेस जो हैं वो एकदम अलग, जैसे पब्लिक स्कूल में ड्रेसेस होती हैं वैसे करवाई, और मॉर्निंग असेंबली जिसको मैं खुद करवाती थी, उसमें हारमोनियम, कॉन्गो, ये वो सारा, ताकि बच्चों को एक फील आए कि हम भी किसी अच्छे स्कूल्स में पढ़ते। और थोड़ा जो SMC मैनेजमेंट हमारी होती स्कूल में, उनको साथ लेके ये समझाया कि जो प्राइवेट ये संस्थान हैं जहाँ पर आप इन बच्चों को पढ़ा रहे हैं, इतना पैसा आप खर्च कर रहे हैं, तो उनसे कहीं बेहतर यहाँ हमारे स्कूल में सुविधाएं भी हैं, साथ में अध्यापक भी यहाँ अच्छे हैं, और उस पैसे को जो आप ऐसे अभी तक खर्च कर रहे हैं, अगर 12वीं तक बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है तो वो जो जमा पूंजी है आपकी, उसको बाद में आप कोई उसको टेक्निकल एजुकेशन दे सकते हैं। कि मैं विश्व की सबसे बड़ी पार्टी जिसका नेतृत्व इस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, जो कि राष्ट्र प्रथम की परिभाषा को लेकर आगे बढ़ रहे हैं जी, और संसद की दहलीज में कदम रखते हुए जो व्यक्ति ये घोषणा कर देता है, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा जी, तो मैं कहती हूँ कि एक जो कोई भी संवेदनशील व्यक्ति होगा वो चाहेगा कि देश जो है सर्वोपरि, और मैं भी इसमें कुछ ना कुछ अपना योगदान दूं। महासचिव ब्रजेश्वरी कांगड़ा मंडल भाजपा में हूँ। हाँ जी, हाँ। इसमें देश में एक बड़ी विकट स्थिति आई थी कि कुछ मैं कहूँगा कि वो काहिर हो सकते हैं जिन्होंने हमारे देश के नागरिकों को
जो अपने परिवार के साथ खुशी खुशी छुट्टियां मनाने के लिए पहलगाम गए थे, लेकिन इन जाहिल लोगों ने धर्म पूछ कर उनकी पत्नियों के सामने, उनके बच्चों के सामने, उन्हें भाई के सामने धर्म पूछ के उन मर्दों को मार दिया। और जहाँ तक उन महिलाओं का सिंदूर उजड़ गया तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने सोचा कि मैं सिंदूर का बदला सिंदूर से लूँगा, और उन्होंने उसके लिए ऑपरेशन सिंदूर जो कि सफल रहा, उसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? उसके विषय में सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने राष्ट्रीय स्वाभिमान और राष्ट्रीय अस्मिता से जुड़ा हुआ ये बड़ा अहम प्रश्न उठाया जी। तो जो परिवार शिकार हुए हैं और जो शहीद हुए हैं उनको उज्जवल हिमाचल के माध्यम से भी मैंने सोचा कि अभी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ, और उस परमपिता परमात्मा से ये दुआ करती हूँ कि उनके परिवारों को इतने बड़े दुख को सहन करने की क्षमता थी। और बता दिया है देश ने कि वो केवल उनके परिवार के ही सदस्य नहीं गए हैं, बल्कि इस समय पूरा देश, चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, देश पे कोई आपदा आती है, बुरा वक्त आता है, तो ये खूबसूरती है इस देश की कि सारे लोग जो हैं वो इकट्ठा हो जाते, सारी पार्टियां इकट्ठी हो जाती हैं। हाँ जी। तो ये जो कायराना हरकत पहलगाम में हुई थी, तो सबसे पहले तो हमारे सशस्त्र बल और तीनों सेनाओं को और हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जिनकी एक कड़े फैसले लेने में एक अहम भूमिका रहती है और एक पिता की भांति वो इस देश को इस समय एक दिशा दे रहे हैं, एक रक्षा कर रहे हैं एक तरह से। तो सेनाओं को किस तरह से वो पूरी छूट दे देते हैं, और जिस तरह से हमारी सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए एक ट्रायल दे दिया है कि अगर तुम कोई हरकत करोगे तो चाहे तुम पाताल में होंगे, चाहे कहीं अपने घर में घुसे होंगे, चाहे किसी दूसरे देश में घुसे होंगे, किसी बिल में घुसे होंगे, हम वहां जाकर जो है वो उसका बदला लेकर आएंगे। तो ये सबसे बड़ी बात कि ऑपरेशन सिंदूर महिलाओं का कितना सम्मान, कहते यत्र नार्यास्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, इस मंत्र को लेकर चले हुए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी माताओं बहनों से, वो तो संसद नहीं बनती है, पहला बिल ही लेकर आते हैं नारी शक्ति बंधन अधिनियम, तो वो ये ठान लेते हैं, ऐलान कर देते हैं कि बदला होगा, लेकिन उसका कितना बड़ा होगा इसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। इसी कड़ी में पूरे भारतवर्ष में ये जो सिंदूर ऑपरेशन हुआ था, अपार सफलता हुई। पूरे भारतवर्ष में तिरंगा यात्रा जो कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आदेशों द्वारा पूरे भारतवर्ष में निकाला जा रहा है, उस कड़ी में चाहे हिमाचल के भिन्न भिन्न स्थान हो, लेकिन कांगड़ा में भी तिरंगा यात्रा निकाली गई थी। उस तिरंगा यात्रा में जहाँ तक मैं उज्जवल हिमाचल की तरफ से वहाँ कवरेज करने के लिए गया था, तो मैंने आपकी आवाज़ को भी वहाँ बुलंद होते हुए सुना था। तो ये तिरंगा यात्रा जो थी कांगड़ा में निकली थी, ये मेरा अंतिम सवाल है आपसे, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? उसके बारे में मैं यही कहना चाहूँगी, तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे न रहे जी। और सभी लोगों से भी मेरी अपील है कि देशभक्ति की जहाँ बात आए तो सभी को इकट्ठा होना चाहिए। कहते हैं भरा नहीं जो भावों से बहती, जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें देश के प्रति प्यार। और माखनलाल चतुर्वेदी की एक और बड़ी पंक्ति मुझे याद आ रही है देशभक्ति के प्रति, कि एक फूल की अभिलाषा उनकी एक कविता है कि एक फूल जो
उसके मन में भी ये कि मैं भी नश्वर हूँ, मुझे भी जो है वो एक दिन खत्म हो जाना, मुरझा जाना। लेकिन इससे पहले वो क्या कहता है? इससे पहले वो यही कहता है कि मैं उस रास्ते पे मुझे फेंका जाए जहाँ पर कि मातृभूमि की रक्षा के लिए अनेकों वीर जो हैं वो गुजरे। तो हम तो आखिर इंसान हैं, इस देश में रह रहे, देश है तो हम हैं। अब इतना बड़ा ऑपरेशन सिंदूर हुआ है और जिसकी अगुवाई जो है वो 2 महिलाओं ने की है, जिसमें कर्नल सोफिया कुरैशी, विंग कमांडर व्योमिका सिंह और साथ में कर्नल सोफिया कुरैशी किस तरह से इस ऑपरेशन को लीड करती हैं और दुश्मन के ठिकानों को घर में घुसकर नेस्तनाबूद कर देती है। और ये एक इस ऑपरेशन के जरिए समझाया जाता है कि भाई तुम लोगों के लिए ये महिलाएं ही काफ़ी हैं। और नारी सशक्तिकरण की दिशा में आप सोच सकते हैं, इन महिलाओं को जैसे कमान दी गई इस ऑपरेशन की, तो पूरे देश की महिलाएं जो हैं वो भी गर्वित हैं। और जैसा हमारा इतिहास रहा है वीरांगनाओं का, तो इस मॉडर्न एज में भी महिलाएं जो हैं किसी से कम नहीं हैं। और कोई लोग कह रहे हैं कि नहीं ऐसे नहीं करना चाहिए था, भी ऐसे नहीं छोड़ते, युद्ध नहीं खत्म करना चाहिए। युद्ध जो है मोदी जी ने कह दिया है कि अगर कोई और हरकत होगी तो ये युद्ध जो है वो बंद नहीं है, ये तो एक झांकी है। ठीक है, तो आप अपनी हद में रहिए। और किस तरह से जो उनके विमान थे उनको ध्वस्त किया गया, इसके बड़े परिणाम सामने आए हैं। जो दूसरे देश बड़ी अपनी हाँकते थे, लेकिन इस समय उनके जो विमान हैं कैसे हवा में धुआं धुआं कर दिए गए, ये देखते हुए अब हमारी जो इकोनॉमी और सुधरने वाली है। वैसे तो चौथी इस वक्त अर्थव्यवस्था हमारा देश जो है वो बन चुका है मोदी जी के नेतृत्व में, लेकिन यहाँ बने हुए हथियारों की डिमांड जो है और भी बढ़ गई है। हाँ जी, जैसा कि उज्जवल हिमाचल के दर्शक देख रहे होंगे कि आज हमारे बीच में चंपा भारद्वाज जी एक ऐसी महिला जगत में एक नाम है। और जैसे उन्होंने कहा कि महिलाओं का इतिहास रहा है, जैसे कि इस ऑपरेशन सिंदूर में भी, और उसके पीछे जब देश आज़ादी में हमारी भारत की बेटी लक्ष्मीबाई ने अपने छोटे से बच्चे, दूध पीते बच्चे को पीठ पे उठाकर अंग्रेजों के दांत खट्टे किए थे, ये उसी की ही आदर्श को लेकर आज की महिलाओं ने अपना कदम बढ़ाया है। और उज्जवल हिमाचल का यह भी प्रयास रहता है कि हम उज्जवल हिमाचल के माध्यम से एक से बढ़कर एक महिलाओं को, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो राजनीति के क्षेत्र से हो, चाहे वो गायकी के क्षेत्र से हो, चाहे वो अपने मेडिकल क्षेत्र से हो, हमने सभी को आपके सामने रूबरू करवाया है। और उज्जवल हिमाचल की यही कोशिश रहेगी कि हम आपको हर समय किसी न किसी शख्सियत से आपको मिलाते रहेंगे। चंपा जी, आपने उज्जवल हिमाचल के लिए बहुत कीमती समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद उज्जवल हिमाचल के सभी दर्शकों का। थैंक यू सो मच। दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय रेनबो इंटरनेशनल स्कूल, नगरोटा, बगवा। क्या आप भी अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन स्कूल की तलाश में हैं? अगर हाँ, तो रेनबो इंटरनेशनल स्कूल आपके और आपके बच्चों के सपनों को हकीकत में बदल सकता है, जहां पर आपका बच्चा एक किताबी कीड़ा ना बनकर अपने टैलेंट को निखारेगा। क्योंकि यहाँ पर जर्मन भाषा, कैम्ब्रिज लर्निंग, रोबोटिक्स, माइक्रोसॉफ्ट और खेलो इंडिया के अंतर्गत वेट लिफ्टिंग, टेबल टेनिस, तैराकी, जिम्नास्टिक और हॉर्स राइडिंग जैसे खेलों का प्रशिक्षण दिया जाता है। रेनबो इंटरनेशनल स्कूल 10वीं और 12वीं में बेहतरीन परिणाम दे रहा है और यहाँ से पढ़े हुए विद्यार्थी आज कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। तो आज ही जाएं रेनबो इंटरनेशनल स्कूल, नगरोटा, बगवा में। और अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं 7807849222 पर।